नमस्कार, मैं हूं कुमार गौरव और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत से जिनको आज से पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन आज हर कोई जान रहा है। हर जगह इनकी चर्चे हो रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं रंजन उमाकृष्ण कुमार जी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि रंजन कुमार जी की एक मूवी चंपारण मटन काफ़ी धूम मचा रही है और इसी धूम की वजह से आज ऑस्कर के सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच गई है। तो सर, इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई आपको। और क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? इस उपलब्धि पर एक दिन का नहीं है, ये पाँच पाँच सात सालों का 10 सालों का मेहनत है। और खुशी इस बात की है कि मैं अपने वैशाली के भाषा जो वज्जिका है उसमें फ़िल्म बनाया हूँ। तो अच्छा है ये अपने वैशाली के लिए भी और देश दुनिया के लिए भी कि जो भाषा में आज तक कोई फ़िल्म नहीं बनाया उसमें एक फ़िल्म बनाया हूँ। काफ़ी प्यारा नाम है इसका, चंपारण मटन। जी। क्या कहानी है इसकी? क्या स्टोरी है और क्या सोच के आपने बनाया है ये मूवी? देखिए, मूवी बहुत सोच के नहीं बनाते हम। मूवी हमें एक एक्सरसाइज मिलता है कि आपको नहीं तो कोर्स से निकाल दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसी तरीके से जो एफटीआई का कोर्स कर रहा था मैं, तो उसमें हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम के तौर पे फ़िल्म बनाना पड़ता है। तो उसी में मैंने ये फ़िल्म बनाई है। स्टोरी लाइन की बात अगर करें तो इसमें एक परिवार की कहानी है जिसमें हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, एक दादी माँ है, ऐसे करके। तो लॉकडाउन के बाद की कहानी है उसमें कि लॉकडाउन में किस तरह से लोगों की हालत हो गई थी और कैसे रोज़मर्रा की जो चीज़ें खरीद नहीं पाते थे, ऐसे भी थे। और जिनका मान लीजिए कोई सहायक का जॉब कर रहा है तो उनको जॉब से हटा दिया गया था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के स्टाफ थे। और उनको फिर देवर वेटिंग, कि वो वेट में थे कि कब हमें वापस बुलाया जाएगा, और सरकार या कोई बुला नहीं रही थी। तो इस तरीके से उस कंडीशन में लोग इससे उससे पैसा मांग के अपना घर चलाता था। तो यही कहानी का मेन प्लॉट है कि कैसे मटन एक जरिया है कि कैसे मटन ख़रीदा जाए। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है और सॉरी कार्तिक आने वाला है महीना, तो उससे पहले लोग बहुत सारे परिवारों में होता है कि मटन खा लें। तो चूँकि मैं चंपारण से मेरा ननिहाल है, तो वहाँ पे मटन का एक अलग ही क्रेज़ है। जब छठ का परना होता है तो उसमें काफ़ी लोग मटन खाने के लिए उत्साहित होते हैं। परना के दिन तो खाएंगे ही खाएंगे। और वैसे भी आप वहाँ पे अगर शाम को चौक चौराहे पे निकलोगे तो वहाँ पे लिट्टी समोसा नहीं मिलेगा, वहाँ पे भूजा और मटन या चिकन मिलेगा। तो सुबह शाम वो लोग ऐसा मटन खाने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से ये पूरा जो फ़िल्म है वो बिहार के, भारत के जो भी मतलब पोस्ट लॉकडाउन के सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो था, जो पूरा एक माहौल बना था, उसी माहौल को ये बयां बयां करती है फ़िल्म। और उसमें कैसे आदमी न घबराते हुए और जीतता है, वो उसकी कहानी है। आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना बढ़िया नहीं है, काफ़ी गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं और आप इतने आगे तक पहुंच गए। तो इसके पीछे की स्टोरी बताइए। आप इस लाइन में कैसे आ गए, फिल्म की लाइन में? देखिए, बड़ा करने का कुछ शुरू से था। और मैं यहाँ मेरा पूरा वैशाली में पढ़ाई हुआ है। प्राइमरी प्राइमरी पढ़ाई मैंने बेतिया में किया, लेकिन यहाँ पे पापा रहते थे तो पापा के साथ रहा। और यहाँ पे +2 तक की पढ़ाई, जैसे मैट्रिक का यहाँ पे मीनापुर मिडिल स्कूल में मैंने 8वां तक का पढ़ाई किया। फिर 8वां 9वां 10वां उसका पढ़ाई मैंने जीए इंटर स्कूल से पढ़ाई किया। फिर आईएससी का पढ़ाई एसएम इंटर कॉलेज से किया। तो फिर उसके बाद एमआईटी मुजफ्फरपुर में सिलेक्शन हुआ। उससे पहले मैं आरएन कॉलेज में भी पढ़ रहा था, और आरएन कॉलेज में मेरा केमिस्ट्री ब्रांच था और मैं 2 साल निकाल चुका था। तीसरे साल के पहले एमआईटी मुजफ्फरपुर में रिजल्ट हो गया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके वहाँ पढ़ाई किया। फिर उससे पहले जब इंजीनियरिंग का तैयारी करना था तो मैं महेंद्रू में रहता था। और डेली एक चीज़ नया आपको बता देता हूँ कि
साइकिल से हाजीपुर से यहाँ से हम लोग पटना भी जाते थे पढ़ने के लिए, पूरा ऑल द वे पुल पे साइकिल चला के। कई साल मतलब मैं पटना महेंद्रू गया साइकिल से पढ़ने। तो ऐसा जर्नी रहा है। फिर उसके बाद आईएसएम धनबाद गया। आईएसएम धनबाद में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट था मेरा। फिर वहाँ पे मन नहीं लगा तो छोड़ दिया मैंने बीच में ही। आईआईटी छोड़ दिया, मतलब आईआईटी है वो, और वहाँ से एमटेक छोड़ दिया, पैसा वैसा दिया हुआ सब रह गया। फिर उसके बाद पता चला कि एफटीआई होता है, मतलब ये सब करने के बाद पता चला कि एफटीआई होता है। तो मैंने भर दिया कि भाई चलो एफटीआई देते हैं। जब सेंटर पे गया तो देखा कि भाई इतना सारा भीड़ है और 10 ऑल इंडिया में 10 ही सीट है। तो मैंने मेरी कभी तैयारी नहीं की एफटीआई की, तो फिर पूरा जो दिल निकाल के वहाँ क्वेश्चन पेपर पे रख दिया। इतना मोटा क्वेश्चन पेपर था और उसको लिखना था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे पता भी नहीं था कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव था, लेकिन जो सवाल थे वहाँ पे मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ पे सवाल का जवाब नहीं ढूंढते लोग। ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है इसका, वो ढूंढते हैं। एक सवाल का 75 तरह का जवाब हो सकता है। तो जो दिल से लिखेगा, जो सच्चाई लिखेगा, उसी का सिलेक्शन होता है। तो एफ टी आई आई में मैंने 5 साल की पढ़ाई की वहाँ पे। और वहाँ पे भी आर्थिक तंगी तो हमेशा रहा है, अभी भी है, और पता नहीं कब तक रहेगा। लेकिन पूरा सजगता था कि बढ़िया करना है और अच्छा कहानी बनाना है। और मैं घर पे भी आता रहता था तो पढ़ता था, लिखता था। तो काफ़ी लोगों को पढ़ा मैंने। जब पटना में मैं था तो उस समय कहानी लिखने का जब शौक़ जगा कि भाई कहानी लिखना चाहिए, तो कोई बताने वाला नहीं था। मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग मिल जाएगा यहाँ पे आपको, लॉ का मिल जाएगा आपको, एमबीए का मिल जाएगा, लेकिन कहानी कैसे लिखते हैं ये पता नहीं है किसी को, और आप खुद से आपको तलाशना पड़ता है। तो खुद से एक क्राफ्ट डेवलप किया। और फिर जब एफटीआई में गया तो उन्होंने काफ़ी किताबें बताई, काफ़ी क्लासेस हुए। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लास होता था, और उसमें आपको कभी कभी नींद भी आता है। तो 10 ही स्टूडेंट हैं, आप सो भी नहीं सकते हैं सही से। और इंग्लिश में पढ़ाई होती है, हाई लेवल इंग्लिश होता है, कभी कभी तो ऊपर से जाता है ऐसा। तो समझिए कितना डिक्शनरी यूज़ करना पड़ता होगा। एक बिहारी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ इंसान को वैसे इंग्लिश माहौल में डाला जाएगा। फिर भी मैं काफ़ी वहाँ पे मेहनत किया। और जब बाद में पता चला कुछ एक सेमेस्टर निकल जाने के बाद जब प्रोफेसर पढ़ाता था, कोई पढ़ाते थे, तो मैं बीच में रोक देता था कि सर हमको नहीं समझ में आया, हिंदी में बताइए। तो वो करेज डेवलप करने में 1-2 सेमेस्टर निकल गया। फिर उसके बाद मैं जूनियर को बताने लगा जो बिहार से जाए या कहीं से आता था, तो भाई रोक के पूछो, नहीं तो निकल जाएगा, तो फिर फिल्म फ्लॉप हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से पढ़ाई हुआ है। आपकी जो मूवी चंपारण मटन ऑस्कर तक पहुंची है तो काफ़ी डिसीजन लिया गया होगा, जजेस ने काफ़ी सोच समझ कर वहाँ तक आगे ले गए सेमीफाइनल राउंड तक। चंपारण मटन अपनी खुशबू की वजह से जाना जाता है, अपने बनाने की विधि से जाना जाता है। तो आपके चंपारण मटन में ऐसा कौन सा मसाला था जो आपको लगता है कि आपने वो मसाला डाल दिया और आज इतना आगे पहुँच गए मूवी? देखिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन मसाला मसाला जो बोलते हैं, सॉरी, ये मसाला जो बोलते हैं, वो इमोशन को मैंने पकड़ा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो गांव में शहरों में जो इंसानों के बीच जो इमोशन है, उसको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है। और जो हस्बैंड वाइफ के बीच जो नोक झोंक होता है, या फिर जो भी सोसाइटी में जो सोशियो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है और वो भी है, उन सब चीज़ों को पकड़ के मैंने एक व्यंग और एक हास्य व्यंग करके चीज़ें लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ है। जब भी कोई मूवी बनती है तो उसमें टीम वर्क का दिखा जाता है, टीम वर्क की वजह से कोई मूवी सफल हो पाती है। तो आपकी टीम में वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? जहाँ तक मुझे मालूम चला है कि आपके जितने भी साथी हैं, कुछ अधिकतर साथी वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। देखिए एक और चीज़ है कि ये केवल मेरा फिल्म नहीं है, ये फिल्म 5 लोगों का है, जिसमें मैं डायरेक्टर और राइटर हूँ। तो डायरेक्टर और राइटर का उतना इंडिपेंडेंस, मतलब वो मालिक होता है फिल्म का। और वो
चाहे तो जिसको कास्ट करना है उसको करे, जिसको नहीं कास्ट करना है नहीं करे, या जिसको टीम में लेना है ले, नहीं ले, ऐसे करके। तो मुझे भी ये इंडिपेंडेंट था कि जो कहानी आपको लिखना है लिखिए, जो कहानी नहीं लिखना है नहीं लिखिए। तो वहाँ से ये जर्नी आई, और हम लोग पहले तो 5 लोग ऐसे ही नहीं आते हैं। उसको, अगर उसको मेरा काम पसंद है तो वो मेरे को आके बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, वो उसको काम मेरा पसंद है तो वो बोलेगा कि आके मैं तुम्हारे साथ काम करना। तो इस तरीके से हम 5 लोगों का टीम बनता है, और उन सब का भी वो एग्ज़ाम है। हमारा भी एग्ज़ाम है, हमारे डायरेक्शन का एग्ज़ाम है, उनके प्रोडक्शन डिज़ाइन का एग्ज़ाम है, और दूसरे का साउंड का एग्ज़ाम है। इस तरीके से सब लोग कोलैब करके एक फ़िल्म बनाते हैं, और ये फ़िल्म आज आपके सामने है। भाई कुछ लोगों का नाम बताइए ना जो हाँ, क्रेडिट देना चाहते हैं मैं बिल्कुल मैं बताता हूँ। जैसे मेरे साउंड डिज़ाइनर जो है, जिनके गांव में फ़िल्म शूट हुई है, शुभम घाटगे है जो महाराष्ट्र का है, और मीनाक्षी श्रीवास्तव जो मुजफ्फरपुर की हैं, उसने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है, और वैष्णवी कृष्णन जिसने एडिटिंग का काम किया है वो तमिलनाडु की है। आदित्य भी सत्विन करके नाम है, सत्विन, उसने सिनेमाटोग्राफी का काम किया है, डीओपी बोलते हैं उसको। तो ये 5 लोग की टीम है। साथ ही साथ जैसे मेरे साथ रंजीत था, और वहाँ पे अमन झा करके जो जंदाहा के हैं वो आया था, रवि रोशन झा है। अभी एक्टर्स का बात बोले तो एक्टर्स में चंदन रॉय जो लीड में थे, उनको किसी तरीके से समझो तो रिक्वेस्ट करके बुलाया मैं, क्योंकि मैं जब समझ गया था कि वो वैशाली के हैं। तो मैंने बोला कि ये फ़िल्म वज्जिका में बन रही है। अगर मैं दूसरे को भी कास्ट कर सकता था, लेकिन चूँकि वज्जिका में थी तो अच्छा एक्टर मुझे मिल रहा था वज्जिका वाला, तो क्यों नहीं बनाऊँ। तो इसलिए उनको कास्ट किया। फिर फलक खान का ऑडिशन लिया। उससे पहले 2-3 ऑडिशन और लिया। अनुप्रिया करके एक लड़की है जो पटना के एनएसडी की है, शिल्पा भारती है, सरिता शाह है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, ऑडिशन लिया, और फिर जाके मैंने फ़लक को सिलेक्ट किया कि चलो भाई फ़लक को, कि चूँकि एमआईटी की जूनियर है, मैं एमआईटी से बिलोंग करता हूँ, और एमआईटी से एक अलग दिल से एक भावना है कि भाई एमआईटी के लोग डेवलप करें। मीनापुर से जैसे एक भावना होता है ना कि यहाँ के लोग अगर मुझे मुंबई में मिल जाएंगे तो उसको तो अपने रूम पे लेके चलो भाई खाओ पियो बात करो, या कुछ कैसे हो, तकलीफ़ में तो नहीं हो। तो उसी तरीके से मुझे पता चला कि फ़लक खान इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है। और तो मैंने उसको, जैसे इनको पता चला कि रंजन जी मेरे गांव के हैं, उसी तरह से फ़लक खान के बारे में पता चला कि वो मुंबई इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो मैंने उसको फेसबुक से नंबर निकाल के कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया कि चलो ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार जैसे जगह से एक लड़की एक्टिंग करने के लिए मुंबई आई है, तो चलो मेरे से जो सपोर्ट होगा वो करेंगे। तो हमें एक फ़िल्म बनाना होता था, तो उसमें उसको कास्ट किया कि चलो भाई उसको कास्ट करते हैं। तो मेरे पास इतना ऑप्शन था कि मैं किसी को कास्ट कर सकता हूँ। तो मैंने चंदन राय को इसलिए कि अच्छा एक्टर है, पंचायत फेम है, तो मैंने कास्ट किया उनको। और वो काफ़ी अच्छा इंसान भी है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो इतनी जल्दी कामयाबी हासिल की है वो बदौलत एक अच्छा इंसान होने के नाते किया है, और एक अच्छे एक्टर हैं। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात है कि 2 एक्टर हो गए हमारे, ये चंदन राय, फ़लक खान। एक मीरा झा जो हैं वो नानी का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो दरभंगा की हैं। और जंदाहा के अमन है, अभिषेक है जो सारन का है, और एक अरहत है जो बेगूसराय के हैं। तो ये सब मेन लीड कास्ट में है। एक श्री राम बाबू प्रसाद हैं जो महुआ के थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम किए हैं। मनीषा मिश्रा यूपी की हैं, वो प्रोडक्शन ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। मनु उपाध्याय ने सेट डेकोरेशन किया है। एक मेरी बैचमेट है पूजा दांडेकर, उसने भी सेट डिज़ाइन में काफ़ी हेल्प किया है। सुनील चंद्रानी करके एक मेरा बैचमेट है, उसने आर्ट डायरेक्शन किया है। राहुल भी आर्ट में था, राहुल कश्यप। तो इस तरीके से अभी कुछ ना कुछ नाम, बहुत सारे लोग, लगभग 70 लोग की टीम थी। केशव जो है वो मधेपुरा के थे। एक्टर एक और हैं जो हेमराज सौरभ जो मधेपुरा के हैं, मेरे सीनियर भी हैं एमआईटी के। तो सारे लोग जो बोलते थे एमआईटी के हमको काम करना है तो आ जाओ भाई। तो बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ से एक्टर्स को वहाँ बुलाना। एक एक्टर को तो ये लेके आए थे रंजीत, पूरा ऑल द वे ट्रेन में,
काफ़ी डिफ़िकल्ट था जर्नी, परेशान हूँ। मेरा भाई भी समझ सकता है कि कितना परेशानी में था मैं जब वो एक्टर आ रहे थे, उनको आने का टिकट नहीं था मीरा झा का। तो वो गिल्ट हमेशा रहता है कि यार कितना परेशान कर दिए। तो ये मूवी देखने हम लोग को कब मिलेगी? ये मूवी जब तक फेस्टिवल में है तब तक रुक जाते हैं, उसके बाद दिखा सकते हैं। अभी पटना में कल एक स्क्रीनिंग है, आपको देखना होगा तो आ सकते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल नहीं, आखिरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपने मूवी का कोई ऐसा डायलॉग बोलिए जो सबकी जुबान पे फिट हो जाए। हम्म? हम्म। हाँ, खाऊं खाऊं शर्माऊं ना, ऐसा करके एक डायलॉग है। या अरे देखै से कोची दही ना, ऐसे करके कुछ डायलॉग है उसमें। और एक गाना भी है कि घड़े में पानी तली तलक कौआ भटके प्यासा, हर तरफ घूम रहा है हर तरफ मिले, चारों तरफ घूम रहा है हर तरफ मिले निराशा। एक और गाना है कि घूमी घूमी धरती सारी, मतलब शॉर्ट फिल्म में गाना नहीं होता है लेकिन मैंने उसमें रखा है। घूमी घूमी धरती सारी हाथ को अमृत लगा रे, झूम झूम के प्यास बुझाई उड़े आकाश का रे। सबकी छाया एक ही जैसी, क्या गोरा क्या काला रे, सर उठा के उड़ना चाहे बिना गांठ बिना धागा रे। ये मैंने और मेरे साउंड डिजाइनर ने मिल के ये गाना लिखा है। चूँकि मैं कविताएं काफ़ी लिखता था तो ये गाना भी उसमें लिख दिया, और काफ़ी अच्छा लोग लाइक कर रहे हैं इस गाने को। और इसको मनीष जे टीपू जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के सिंगर हैं उन्होंने गाया है। उनको वो बिना पैसे लिए उन्होंने गा के दिया है। तो मैं जब फ़िल्म बनाता हूँ पैसे वैसे का परवाह नहीं करता हूँ, जितना लेना है, क्योंकि वापस मैं चंपारण मटन नहीं बना सकता। मैं पिछले फ़िल्म में भी बहुत कर्ज में गया था और इस फ़िल्म में भी काफ़ी लोगों से उधार लिया। तो फ़िल्म दोबारा नहीं बना सकते। आप दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन हम दोबारा फ़िल्म नहीं बना सकते, क्योंकि एक 4-5 बसेस लगे रहते हैं, एक जनरेटर वैन होता है, लगभग 70-80 लोग रहते हैं, एक बस रहता है। ऐसा यहाँ पे बाराती जैसा माहौल रहता है जब हम फिल्म शूटिंग करते हैं। तो जितना भी हो, हमारे शूट पे सबसे अच्छा खाना मेरे लाइट बॉयज़ या लाइट ऑफिसर्स बोलते हैं उनको, या कोई भी, अगर आप में पूछोगे रंजन के शूट फिल्म में कैसा खाना मिलता है या कैसा है, तो सबसे अच्छा उत्तम रहता है उनका, बोलते हैं। तो यही बात है कि ह्यूमन इमोशन को मैं काफ़ी पकड़ता हूँ। और डायलॉग्स तो आपको गाने भी सुना दिए, उनको तो सुनाए नहीं चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल रंजन जी ने काफ़ी मेहनत किया है इस मूवी को लेकर और अपना दिल निकाल के रख दिया है। और आप लोग शायद इनकी मूवी को पसंद करेंगे। और आज इनकी मूवी सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची है, तो इनकी मूवी जरूर वो दम होगा। और हम लोग भी ये दुआ करेंगे कि इनकी मूवी फाइनल में ऑस्कर जीत कर आए, ताकि हम लोग फिर से इनका एक इंटरव्यू करें और बहुत जल्द आप लोग से फिर रूबरू करवाएं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। आप देखते रहें सीधे अब तक।